प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेंथम के दंड व्यवस्था और न्याय व्यवस्था संबंधी विचारों के बारे में। बेंथम जो है वह इंग्लैंड की तत्कालीन न्याय व्यवस्था का बहुत बड़ा आलोचक था। डेविडसन लिखता है कि बेंथम का विचार था कि दंड देने में दुर्भावना से काम नहीं लिया जाना चाहिए। बेंथम के मत में दंड का उद्देश्य सुधारात्मक होना चाहिए, न कि प्रतिशोधात्मक। यानी बेंथम ये मानता है कि आ, दंड देने का अर्थ, किसी अपराधी को दंड देने का जो उद्देश्य है वो उस अपराधी से बदला लेना, प्रतिशोध लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि दंड का उद्देश्य उस अपराधी में सुधार होना चाहिए, या उसका उद्देश्य उस अपराधी को दंड देकर बाकी समाज में उस अपराध के प्रति सुधार होना करना उसका उद्देश्य होना चाहिए। यानी दंड का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, प्रतिशोध या बदला नहीं होना चाहिए। बेंथम ने ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि वह बहुत महंगी है, और चूंकि वह बहुत महंगी है इस कारण वह अधिकतम व्यक्तियों की पहुंच से बाहर है। उसने ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्ट व्यवस्था का भी विरोध किया। उसने कहा कि इस देश में न्याय बेचा जाता है और बड़े महंगे दामों में बेचा जाता है। जो व्यक्ति मूल्य नहीं चुका सकता वह न्याय भी प्राप्त नहीं कर सकता। कमोबेश रूप से हम आज भी न्याय व्यवस्था में इस कमी को देखते हैं। भारत के संदर्भों में भी आप ये बात कर सकते हैं। तो उस समय भी बेंथम इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहता है कि न्याय व्यवस्था में जिस तरह की व्यवस्था है वो केवल अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है, क्योंकि न्याय के लिए जो वकील वगैरह होते हैं वो बहुत महंगी फीस वसूल करते हैं, और गरीबों के पास चूंकि उसे चुकाने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वे न्याय प्राप्त नहीं कर पाते। वकीलों का वो बहुत बड़ा आलोचक रहा, और वकीलों के बारे में उसने कहा कि आलसी, सत असत का भेद करने में असमर्थ, अदूरदर्शी, जिद्दी और सार्वजनिक उपयोगिता की परवाह न करने वाले स्वार्थी तथा अधिकारियों की इशारों पर नाचने वाले होते हैं। जहां तक दंड व्यवस्था का प्रश्न है, बेंथम कठोर कारावास की सजा के विरोधी थे। जैसा मैंने कहा कि उनका कहना यही था कि जो दंड का उद्देश्य है वो बदला लेना नहीं है, प्रतिशोध लेना नहीं है, बल्कि सुधार करना है। इसलिए वो कठोर कारावास की सजा के विरोधी थे, और कठोर अपराधों के लिए लंबा कारावास कोई निदान नहीं है। वे जन इंस्पेक्शन चाहते हैं। जन इंस्पेक्शन किसका? जेलों का। जेलों का निरंतर जनता के द्वारा इंस्पेक्शन होना चाहिए। बेंथम राज्य कारावास के विरोधी है, यानी राज्य के द्वारा बनाए गए जेलों में अपराधियों को रखे जाने के विरोधी हैं। वह चाहते थे कि जेलों को ठेकों पर दे दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जाए, ताकि उनकी कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके। उसके मत में दंड क्षतिपूर्ति के विचार और क्षमा की भावना से प्रेरित होना चाहिए। यानी दंड केवल उतना ही होना चाहिए जिस अपराध से जितनी क्षति हुई है किसी व्यक्ति की या समाज की, उस अपराध के द्वारा हुई क्षति के अनुपात में ही दंड होना चाहिए। क्षमा की भावना से दंड प्रेरित होना चाहिए, न कि बदले की भावना से। उसके मत में दंड तभी उपयोगी होता है जब उससे लोक कल्याण का लक्ष्य सिद्ध होता हो, न कि किसी व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से दंड दिया जाना चाहिए। बेंथम ने दंड के 9 नियम बताए हैं। बेंथम ने दंड पर एक लंबा चौड़ा शोध पत्र लिखा, जिसमें उसने बेकारिया, जो उस समय के इंग्लैंड के पूर्ववर्ती विचारक थे, के विचारों को विकसित करते हुए कहा कि विशेषज्ञ वैज्ञानिक तरीके से पीड़ा दे सकते हैं, यानी दंड देने के वैज्ञानिक तरीके हो सकते हैं। उसने दंड के जो 9 नियम बताए, उसमें पहला नियम ये बताया कि पीड़ित को पहुंचाए नुकसान से अपराध के फायदे से दंड अधिक होना चाहिए। यानी कोई अपराधी जब किसी को पीड़ा पहुंचाता है या किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो उस वो जो नुकसान होता है किसी अपराधी के द्वारा किए गए अपराध से, और एक तो होगा विक्टिम जिसको पीड़ा पहुंचाई गई, और एक है अपराधी। तो वो अपराधी जिसको पीड़ा पहुंचा रहा है और उसको जो नुकसान हो रहा है, और उस नुकसान से अपराधी को जो फायदा हो रहा है,
उससे दंड अधिक होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जितना अपराध हो उतना ही दंड होना चाहिए। अ, जैसे उन्होंने कहा कि बलात्कार के अपराधी की गुप्तांग काट दिए जाने चाहिए, और आग, कोई अगर कोई आग लगाता है तो आग लगाने वाले को खुद को हल्का सा जला करके ये बताया जाना चाहिए कि आग लगाने से कैसा नुकसान हो सकता है। यानी जितना अपराध है उतना ही दंड दिया जाना चाहिए। तीसरा जो नियम है, 3 और चौथा जो नियम है वो नियम 2 के अनुरूप के अनुपूरक है, सप्लीमेंट्री है। यानी वो ये कहते हैं कि कितना अपराध करने पर कितना दंड दिया जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि प्रभावी मात्रा से दंड कभी भी अधिक नहीं होना चाहिए। यानी दंड, किसी अपराध का जो प्रभाव है उससे दंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अपराध तो मान लीजिए है, अपराध, कोई अपराध बहुत छोटा है लेकिन उसका दंड बहुत बड़ा दे दिया जाए, ये न्याय नहीं है। न्याय तभी होगा जब जो अपराध किया गया है उस अपराध का जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, उससे दंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर न्याय करते समय अपराधी की भावना का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसने क्यों ये वो अपराध किया, इस क्यों पर बहुत जोर दिया जाना चाहिए। क्योंकि कई बार अपराधी जो है वो अपराध करना नहीं चाहता, या तो वो विवश होकर के कोई अपराध करता है या स्वयं को बचाने के लिए कोई अपराध करता है। यानी अपराध करने के पीछे उसकी भावना क्या है, कई बार वो स्वयं को या दूसरों को बचाने के लिए भी अपराध कर सकता है। तो अपराधी की भावना का भी न्याय करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर अपराधी पर प्रभाव पर संशय हो तो दंड अधिक हो। यानी अपराधी ने जो पर को जो दंड दिया जा रहा है और न्यायाधीश को ये लगता है कि उसको दिए जाने वाले दंड से उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो फिर न्यायाधीश को उसे थोड़ा अधिक दंड देना चाहिए। अ, फिर वो ये कहता है कि जितना दूर अपराध हो दंड उतना ही अधिक होना चाहिए। यानी अपराध जितना दूर है वो, मान लो इस देश का नागरिक किसी दूसरे, बहुत अमेरिका या दूसरे देश में जाकर के अपराध करता है, इसका मतलब वो अपराधी चालाक है, धूर्त है, कि अपने निवास से बहुत दूर जाकर भी अपराध कर सकता है। तो जितना ज्यादा दूर कोई अपराध करता है उसको उतना ही अधिक दंड दिया जाना चाहिए। फिर नवा नियम वो ये कहता है कि यदि किसी किसी व्यक्ति के लिए अपराध करना आदत हो, आदतन अपराधी हो, तो फिर उसे दंड ज्यादा दिया जाना चाहिए। तो ये उसके दंड और न्याय संबंधी विचार थे। अब हम देखते हैं बेंथम ने धर्म के संबंध में क्या कहा। बेंथम ने एक किताब लिखी, चर्च ऑफ इंग्लैंडिज्म, और उस पर उसने चर्च के ऊपर हमला किया। उस समय जो चर्च थे उन पर हमला किया। और बैंथम, जो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बैंथम आध्यात्मवाद के या धर्म के कटु आलोचक थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि ये दुख की पूजा करता है। देखिए, जब हम क्रिश्चियनिटी को पढ़ते हैं तो बाइबल ये कहती है कि ये संसार में जो हमारा जन्म होता है वह हमारे पूर्व जन्मी किए गए पापों को भोगने के लिए होता है। और इसलिए जो ये संसार है ये पापियों का संसार है, पापी संसार है। और इसलिए हम ये इस संसार में दुख भुगतने के लिए आए हैं। तो वो ये कहता है कि इस तरीके की बातें, धर्म की ये जो इस तरह की बातें हैं कि हम पूर्व जन्म में किए गए अपराधों की सजा भोगने के लिए या दुख भोगने के लिए संसार में आए हैं, तो ये मनुष्य के जीवन को दुखदाई बना देता है। ये जो कॉन्सेप्ट है धर्म का, ये दुख की पूजा करता है। आ, इसलिए वो धर्म की आलोचना करता है, और वो ये कहता है कि धर्म जो है वो तर्क का शत्रु है। धर्म केवल आस्थाओं पर आधारित है, बिलीफ्स पर आधारित है। वह तर्क को, विवेक बुद्धि को स्वीकार नहीं करता। धर्म में तो यह है कि जो कहा गया उसको मान लो, अगर आप नहीं मानते हो तो आप धर्म विरोधी हो जाते हो। तो उन्होंने कहा कि धर्म जो है वह तर्क का शत्रु है। उन्होंने धर्म को उपयोगिता की कसौटी पर कसा। वह ये कहते हैं कि धर्म मनुष्य के दुखों का स्रोत है और इसलिए उससे कोई नैतिक सुधार नहीं हो सकते। बैंथम ने कोशिश की कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनका प्रयोग जनता की सेवा में हो। वह ये चाहते थे कि चर्च के पास जो पैसा आता है दान के रूप में, गरीब, उसके द्वारा उसे गरीबों को चेक बांटनी चाहिए। वह गरीबों के लिए बैंक के रूप में कार्य करे। वह
वो उसने कहा कि नैतिक कार्य या अच्छा कार्य करने के लिए किसी दैवीय शक्ति या ईश्वर की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। ये व्यक्ति के स्वतः निर्मित प्रेरणा से ही व्यक्ति नैतिक कार्य करता है, दूसरों की भलाई के कार्य करता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर आते हैं कि बैंथम ने अर्थव्यवस्था के संबंध में क्या विचार है, इकोनॉमी के बारे में उसने क्या विचार दिए। बैंथम अपने समय के समकालीन अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का बहुत बड़ा समर्थक था और वह एडम स्मिथ की तरह ही खुली बाजार अर्थव्यवस्था, जिसे हम मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसका वह समर्थन करता है। उसने एडम स्मिथ की के कॉन्सेप्ट का विस्तार से अध्ययन किया और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का उसने समर्थन किया। बैंथम ब्याज दरों में सरकार के हस्तक्षेप का समर्थक नहीं था, यानी सरकार को ब्याज दरों में, इंटरेस्ट रेट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसने मुक्त बाजार की दृष्टि से सक्रिय व हस्तक्षेपकारी अर्थनीति की आलोचना की, यानी वह भी ये कहता था कि बाजार के मामले में, मार्केट की अर्थव्यवस्था के मामले में सरकार का अर्थनीति के क्षेत्र में या बाजार की नीतियों के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन वह राज्य के या सरकार के हस्तक्षेप का विरोध करने के बावजूद भी हमें ये समझना चाहिए कि बैंथम लोक की तरह या एडम स्मिथ की तरह पूरी तरह न्यूनतम राज्य या लेसेस फेयर स्टेट का समर्थक नहीं है। उसके मत में सरकार बिना शक बुरी है, किंतु वो ये भी कहता है कि राज्य की या सरकार की इस बुराई को कम किया जा सकता है यदि राज्य और सरकार का उपयोग खुशी के उत्पादन के लिए हो। यानी यदि राज्य, वह ये कहता है कि राज्य या सरकार यदि जनता के कल्याण के कार्य करे, जनता के कल्याण के कार्य करने के लिए अगर वह जनता के जीवन में हस्तक्षेप करता है तो वो फिर बुरी नहीं है। हम राज्य राज्य कानूनों का निर्माण करके अगर नकारात्मक रूप से व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करता है, नेगेटिव इंटरफेरेंस अगर उसको करता है, व्यक्ति के जीवन में जानबूझकर बंधन लगाता है, तब तो सरकार बुरी है, बिना शक बुरी है। लेकिन अगर राज्य या सरकार ऐसा न करके दूसरे लोगों के को खुशी देने के लिए अपनी सत्ता का उपयोग करता है, अपनी सत्ता को यूज करता है, तो उस खुशी के लिए किए जाने वाले जन कल्याण के जरिए सरकार अपनी बुराई को कम कर सकती है। वह कहता है कि राज्य का कार्य सुरक्षा तो है ही, लेकिन सुरक्षा या के साथ जीवन यापन के साधनों का का प्रबंध करना, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान का प्रबंध करना, सुखी जीवन प्रदान करना और समानता प्रदान करना भी राज्य का कार्य है। इस प्रकार बैंथम ने एडम स्मिथ के व्यक्तिवाद के साथ या लोक के व्यक्तिवाद के साथ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जोड़ा। उसने निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य, रोजगार गारंटी, अ, जिसकी बात आज भी हम करते हैं, रोजगार गारंटी, और न्यूनतम वेतन के संदर्भ में बैंथम ने राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। यानी राज्य के नियंत्रण में सभी नागरिकों को निशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जानी चाहिए, सभी नागरिकों को रोजगार प्रदान करना राज्य की का महत्वपूर्ण दायित्व है और वह सभी लोगों को एक न्यूनतम वेतन प्रदान करे, ये राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका बैंथम मानता है, यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को का वह पक्ष लेता है। हालांकि इसके साथ साथ वो प्राइवेट प्रॉपर्टी या निजी संपत्ति को भी महत्वपूर्ण मानता है और उसको मान्यता देते हुए बैंथम कहता है कि समानता स्थापित करने के लिए निजी संपत्ति का अधिक उत्पादन आवश्यक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये लिबरल इकोनॉमी या जिसे हम उदार अर्थव्यवस्था कहते हैं, इस उदार अर्थव्यवस्था ने ये कॉन्सेप्ट जिसे ड्रैग थ्योरी हम कहते हैं, उस ड्रैग थ्योरी के अंदर ये कहा गया है कि जब वो ऊपर कुछ पूंजीपतियों के पास में बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, जब उनके पास में बहुत ज्यादा पूंजी इकट्ठी हो जाएगी, तो वो पैसा उनसे छन छन कर, उनके हाथों से छन छन कर समाज में नीचे जो लोग बैठे हैं, गरीब बैठे हैं, उन तक पहुंचेगा। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है, मैं आपको समझाने के लिए कहूं कि मान लो भारत
में टाटा है, बिड़ला है या अंबानी है, अडानी है, वो ये कहते हैं कि इन पूंजीपतियों के पास जब बहुत ज़्यादा पैसा होगा, जब उनकी उनके पास पैसा होगा, तो वो उद्योग धंधे खोलेंगे, नए उद्योग धंधे खोलेंगे। नए उद्योग धंधे खोलेंगे तो उसमें लेबर चाहिएगी तो वो लेबर कहाँ से आएगी? वो नीचे से आएगी। तो उस लेबर को वेतन मिलेगा, तो इस तरीके से पैसा वहाँ टिका हुआ नहीं रहेगा, वो पैसा छन-छन करके नीचे के स्तर तक आएगा। ऐसा लिबरल इकोनॉमी या बेंथम जैसे विचारक मानते हैं और इसीलिए वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की आलोचना नहीं करते, निजी संपत्ति की आलोचना नहीं करते, बल्कि वह निजी संपत्ति को मान्यता देते हुए कहते हैं कि जब निजी संपत्ति का केंद्रीकरण होगा, तो उससे असमानता पैदा नहीं होगी, बल्कि वो जब छन के नीचे आएगी, तो उससे समानता स्थापित होगी। वह ये कहता है कि व्यक्ति व्यक्ति निजी संपत्ति का उत्पादन जब भी करता है, जब उसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी मिले और इसीलिए राज्य का प्रमुख कार्य ये है कि कानून के ज़रिए वह सुरक्षा की गारंटी प्रदान करे। सुरक्षा समानता से पहले ज़रूरी है। यानी समानता स्थापित करने के लिए पूँजी ज़रूरी है और पूँजी कोई आदमी कब प्राप्त करेगा या संचित करेगा, जब उसे ये पता हो कि मेरी मेहनत के द्वारा कमाई गई कमाई पर कोई दूसरा नियंत्रण या उसको चोरी नहीं करेगा, इसके लिए सुरक्षा ज़रूरी है। इसलिए बैंथम ये कहता है कि सुरक्षा समानता से पहले ज़रूरी है। देखिए, यहीं ये बात समझने की है कि बैंथम की बहुत सारी बातें सुधारवादी है, बहुत सारी बातें समाजवादी या कल्याणकारी राज्य की बातें हैं, लेकिन वो कल्याणकारी राज्य की बात करते हुए भी एक पूंजीवादी राज्य का ही अ, पक्षधर है। क्योंकि अंततः वो इस बात पर आ जाता है कि राज्य का जो पूरा काम है, वह कानून के ज़रिए पूंजीपतियों की पूंजी की सुरक्षा करना है। और इस प्रकार बैंथम ने सुरक्षा और संरक्षण के दृष्टिकोण से निजी संपत्ति में हस्तक्षेप करना राज्य के लिए आवश्यक माना। और वो ये कहता है कि सुरक्षा के लिए व्यक्ति राज्य के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वह निजी संपत्ति में हस्तक्षेप करे। देखिए, बहुत सिंपली इस बात को यूँ समझिए कि अब आगे एक तो वो कहता है कि समानता के लिए निजी संपत्ति ज़रूरी है साहब। अब निजी संपत्ति ज़रूरी है, तो निजी संपत्ति की सुरक्षा ज़रूरी है। कि जैसे पूंजीपति ने मेहनत करके किसी उद्योगपति ने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन अब वो पैसा वो ये कहता है कि अगर समाज में असमानता बढ़ी, अगर समाज में गरीबी बढ़ी, तो क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं, उनको खाने को नहीं मिलेगा, उनको पहनने को नहीं मिलेगा, उनको ओढ़ने को नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे? वो पूंजीपतियों पर अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे, वो उनसे ही छीनेंगे ना जिनके पास कुछ है, जिनके पास पैसा है। तो वो क्या करेंगे? जो गरीब लोग हैं, वो पूंजीपतियों की संपत्ति को चोरने का प्रयास करेंगे, लूटने का प्रयास करेंगे या उन पर आक्रमण करेंगे। इससे उनकी निजी संपत्ति और उनका जीवन असुरक्षित हो जाएगा। तो इसके लिए राज्य ज़रूरी है कि कानून बनाकर वो क्या करे? तो कि राज्य क्या करेगा? तो वो कहता है कि राज्य ये करे कि जो जो ज़्यादा जितना कमाता है, उस संपत्ति में से टैक्स के रूप में, जैसे हम इनकम टैक्स लगाते हैं, राज्य सरकार इनकम टैक्स लगाती है, तो टैक्स के रूप में वो जितना जो कमा रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा राज्य ले ले, टैक्स के रूप में और वो जो पैसा आए, उस पैसों से वो जनता के कल्याण की योजनाएँ चलाएँ, गरीबों के कल्याण की योजनाएँ चलाएँ, गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान दें, ताकि जिनको रोटी, कपड़ा और मकान अगर उनको मिल गया, उनकी आवश्यक सुख-सुविधाएँ अगर उनको मिल गई, तो फिर वो पूंजीपति के द्वारा जो या उद्योगपति के द्वारा जो पूँजी कमाई जा रही है, जो निजी संपत्ति पे कमाई जा रही है, उस पर वो अटैक नहीं करेंगे, उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो इससे पूंजीपति भी सुरक्षित हो जाएगा और गरीब भी सुरक्षित हो जाएगा। अब तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर राज्य हस्तक्षेप करता है व्यक्ति के निजी संपत्ति में। वो लोग के इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानता कि राज्य जो है वो व्यक्ति की संपत्ति में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। नहीं, करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो समाज में असमानता की वजह से जो गरीब लोग हैं, वो के पास संपत्ति है, उसकी संपत्ति को खत्म कर देंगे, लूट लेंगे। इस प्रकार वह सुरक्षा और संरक्षण के दृष्टिकोण से निजी संपत्ति में हस्तक्षेप करना राज्य के लिए आवश्यक मानता है। वह लोक के समान संपत्ति को प्राकृतिक और अनुल्लंघनीय अधिकार नहीं मानता है। बैंथम ने संरक्षण के लिए संपत्ति पर टैक्स लगाकर
धन के पुनर्वितरण की बात की ताकि गरीबों की सुरक्षा हो सके और अमीरों को उनसे खतरा महसूस न हो। इस अर्थ में उन्होंने कल्याणकारी राज्य का आधार तैयार किया। बैंथम के मत में यदि व्यक्तियों का धन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय खुशहाली आएगी और आर्थिक खुशहाली के लिए सरकारी सक्रियता आवश्यक है। बैंथम आर्थिक समानता के विचार का विरोधी है। वह ये कहता है कि आर्थिक समानता कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि बराबरी का ये जो विचार है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचलता है। वह कहता है कि समानता केवल यही है, व्यक्तियों में समानता केवल यही है कि सारे व्यक्ति सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं। बैंथम ने जोर दिया कि सरकार को जन निर्माण कार्यों के जरिए रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा आप निर्माण कार्य करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना, आधारभूत संरचना का विकास जितना ज्यादा करेंगे उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्रम को बाजार का हिस्सा बनना चाहिए। बैंथम का मत है कि श्रमिकों को कार्य से अधिक वेतन मिलना चाहिए और उसे इच्छा अनुसार खर्च करने की इजाजत भी मिलनी चाहिए। बैंथम का मत है कि यदि सरकारी हस्तक्षेप के नुकसान की अपेक्षा फायदा ज्यादा हो तो वह अच्छा है। मतलब वो ये कह रहा है कि सरकारी हस्तक्षेप को हमें इसलिए स्वीकार करना चाहिए क्योंकि उससे हमारा नुकसान कम होता है लेकिन फायदा ज्यादा होता है। इसलिए वह पिछड़े देशों में सरकारी हस्तक्षेप को अच्छा मानता है। विकसित देशों में निजी उद्यमों को राज्य से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वह ये कहता है कि सरकार का हस्तक्षेप उतना बुरा नहीं है जितनी उसके द्वारा की गई उपेक्षा। बैंथम ने कमी के दौरान अनाज की कीमतों का नियंत्रण करने, छोटे उत्पादकों का संरक्षण करने, जो छोटे उत्पादक होते हैं उनका संरक्षण करने, अनाज की कीमतों को नियंत्रित करने, मुद्रास्फीति का नियंत्रण करने आदि में सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन किया। इस प्रकार बैंथम ने सर्विस स्टेट, जैसे हम कहते हैं सेवा धर्मी राज्य, का समर्थन किया जो बाद में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के रूप में विकसित